मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। खतरा है रेडिएशन लीक का, जो पैदा हुआ है ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से, जो ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। इस प्लांट पर इजराइल और अमेरिका ने फिर हमला किया है। इस दौरान प्लांट के कैंपस में मिसाइल और बम गिरे और हमले के बाद रेडिएशन लीक की आशंका से वहां हड़कंप मचा हुआ है। बुशहर ईरान का इकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट है, जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए है। इसी प्लांट को इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया है। एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट के कैंपस के बहुत पास एक प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल या बम आकर गिरा, जिससे खलबली मच गई। यह हमला प्लांट के मेट्रोलॉजी सर्विस बिल्डिंग के पास हुआ। इस हमले की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने खुद की है। IAEA ने बताया है कि उन्हें बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले की जानकारी ईरान ने दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे। ईरान के मुताबिक बुशहर प्लांट पर हुए हमलों में किसी तरह का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी कर्मचारी को कोई चोट आई है। प्लांट में स्थिति भी सामान्य है। ईरान का ये प्लांट लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। सबसे पहले इस प्लांट के पास 28 फरवरी को हमला हुआ था। उसके बाद 17 मार्च को दोबारा इसे निशाना बनाया गया और इसके कैंपस में मिसाइल आकर गिरी थी। फिर अब 24 मार्च को यहाँ तीसरी बार हमला हुआ है और कैंपस में फिर से मिसाइल गिरी है। बुशहर एक सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन है, लेकिन इस पर दुनिया की नजरें लगी रहती हैं, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम संदिग्ध रहा है और इसीलिए इसे लगातार निशाना भी बनाया जाता रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमलों में भले ही अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और न ही अभी तक रेडिएशन लीक जैसी कोई खबर है, लेकिन इन हमलों ने मिडिल ईस्ट के देशों में ही नहीं बल्कि UN तक के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। रेडिएशन लीक का खतरा अब दुनिया को डरा रहा है। UN ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी परमाणु ठिकानों के पास हो रहे ये हमले भयानक तबाही का खतरा पैदा करते हैं। हालात बेकाबू होकर भयानक तबाही का रूप ले सकते हैं। वहीं कुवैत ने तो इन हमलों के बाद अपने नागरिकों के लिए परमाणु सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश तक जारी कर दिए हैं। कुवैत ने अपने नागरिकों को खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और घरों से बाहर न निकलने की सलाह तक दे डाली है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के करीब लगातार हो रहे हमलों ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को भी सतर्क कर दिया है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और परमाणु सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए बातचीत के जरिए मसले का हल करने पर जोर दिया है। सवाल यह है कि अगर बुशहर प्लांट से सिर्फ बिजली उत्पादन होता है तो फिर ये इजराइल और अमेरिका के निशाने पर क्यों है? 1970 के दशक में जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने इस प्लांट का निर्माण शुरू किया था। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जर्मन कंपनी काम छोड़कर चली गई। 1995 में ईरान ने रूस के साथ समझौता किया और फिर रूस ने इस प्लांट का काम पूरा किया। फिलहाल रूस के टेक्नीशियन प्लांट को चलाते और इसे मेंटेन करते हैं। प्लांट का ईंधन रूस से ही आता है और इस्तेमाल हो चुका ईंधन रूस वापस जाता है। प्लांट में रूस के विशेषज्ञों की मौजूदगी ही इसे संवेदनशील बनाती है और इसीलिए ईरान का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इजराइल और अमेरिका की आंखों में हमेशा चुभता रहा है। दोनों के हमलों में फिलहाल भले ही प्लांट के रिएक्टरों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कई देश रेडिएशन लीक की चपेट में आ सकते हैं और जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से अगर रेडिएशन लीक होता है तो एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर देशों में तबाही मच सकती है। बताता हूं आपको। सबसे बड़ा खतरा कुवैत, कतर, बहरीन और UAE को हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देश पीने के पानी के लिए समुद्री पानी को डिसैलिनेट करने वाले प्लांट्स पर निर्भर हैं। रेडिएशन से समुद्री पानी दूषित हुआ तो इनके डिसैलिनेशन पर सिस्टम के जरिए बड़ी तबाही मच सकती है। हवा से रेडिएशन फैलने पर कई और देशों में तबाही मच सकती है। इसमें सऊदी अरब, ओमान, इराक, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये देश ईरान के बेहद नजदीक हैं और हवा से आने वाले रेडियो एक्टिव कणों के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्मेनिया पर भी हवा के जरिए रेडिएशन लीक का असर पड़ सकता है। इजराइल ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास कल रात हमला किया था, ईरान को डराने के लिए। हालांकि वहां कोई लीकेज नहीं हुआ था। तो आज ईरान ने दिन के उजाले में इजराइल से बदला लिया।
ईरान ने इजराइल में डिमोना पावर प्लांट के पास मिसाइल्स दागी। ईरान ने भी प्लांट पर नहीं बल्कि प्लांट के करीब हमला किया। मतलब इजराइल के हमले का जवाब ईरान ने 12 घंटे में ही दे दिया। चलिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की हर चीज में नाक घुसाने की आदत है। उनके मुल्क को लगातार भारी पड़ रही है ये आदत। पहले से संकट झेल रहे पाकिस्तान ने ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता वाली ढाई चाल चली, जिसकी भनक ईरान को लगी तो हॉर्मुज़ को एक बार हथियार बनाते हुए ईरानी सेना ने पाकिस्तान को झटके की डबल डोज दे दी। क्रांति दूत बनने का सपना पाल रहे पाकिस्तान को ईरान ने मारा तमाचा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पाकिस्तान की हसरतों को लगा झटका। ईरान ने ट्रंप और शहबाज की योजना पलट कर रख दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चले तो थे ईरान और अमेरिका के बीच पंचायत कराने, लेकिन वो मैदान में उतर पाते उससे पहले ईरान ने चेता दिया कि किसी भी तरह की बातों के ट्रैप में वो फंसने वाला नहीं है। ट्रंप और शहबाज मुनीर मिलकर ईरान को फंसाना चाहते थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही ईरान ने ऐसा जाल फेंका जिसमें मुनीर खुद फंस गया। अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट में समझौते की स्क्रिप्ट लिख रहे पाकिस्तान को ईरान ने बड़ा झटका दिया। ईरान ने खाड़ी से कराची की तरफ आ रहे पाकिस्तानी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रोक दिया, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के इस जहाज को हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के इस जहाज को ईरान ने उल्टे पांव खदेड़ दिया। ऐसे में मध्यस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान की कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं। यानी अमेरिका ईरान जंग में मध्यस्थ बनने की पाकिस्तानी कोशिश को ईरान ने तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान का सेलेन जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह बंदरगाह से रवाना हुआ था, जो ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मंजूरी नहीं लेने की वजह से इसे हॉर्मुज़ से खदेड़ दिया गया। इसकी जानकारी काबुल स्थित ईरानी दूतावास ने दी। एक बार फिर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई और इस बार ईरान ने आईना दिखाया। सेलेन जहाज की वापसी से ईरान ने मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान को बता दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर ही महायुद्ध में आगे बढ़ेगा, किसी चालबाजी में नहीं फंसेगा। इससे पहले पाकिस्तान के कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते रहे हैं, लेकिन इस बार जब मध्यस्थता की बात चल रही है तो ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पिछले 24 घंटे में ईरान के बड़े नेताओं से कम 3 बार बात की है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। इसके बावजूद पाकिस्तान ईरान को सही तरीके से साध नहीं पाया। दावा है कि अब ट्रंप के पोस्टमैन ने तेहरान को अमेरिका का एक प्रस्ताव पहुंचाया है। यानी पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर शांति दूत बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जो अपना घर बचाने के लिए समंदर पार दौड़ा था, आज वो मध्यस्थता कराने की चाल चल रहा है। लेकिन कटोरा लेकर इंटरनेशनल बाजार में खड़े पाकिस्तान की असलियत किससे छिपी है? ये लंबी लाइन है, सड़क तक पेट्रोल के लिए वेटिंग है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं जो कटोरा मैन शहबाज की रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में हॉर्मुज़ से सेलन जहाज की वापसी पाकिस्तान को डबल झटका है, क्योंकि इस जहाज में 6,850 टन सामान पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन हॉर्मुज़ से खदेड़े जाना पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला कर सकता है। साफ है, ईरान ने एक जहाज को लौटाकर संदेश व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया है, बता दिया है कि वो
बातों के जाल में फंसकर अपनी पहचान खोने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोकने के लिए क्या पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत चल रही है? जैसा कि ट्रंप की आदत है, वो उछल कर बोल रहे हैं कि ईरान के साथ डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। खबर तो ये भी है कि दोनों ने एक दूसरे को युद्ध विराम की शर्तें सौंप दी हैं। ये कौन सी शर्तें हैं? ईरान को क्या छोड़ना होगा? अमेरिका को मिडिल ईस्ट में क्या मिलेगा? देखिए। क्या अगले 12 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो जाएगा? 26 दिनों से चल रही लड़ाई थम जाएगी? मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश रुक जाएगी? बातचीत, शर्तों का जाल, डील पर बात। पिछले 48 घंटे से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, और ईरान भी 48 घंटे से ट्रंप के इस दावे को नकार रहा है। ईरान की तरफ से कौन बात कर रहा है, ये अभी सीक्रेट है, लेकिन युद्ध विराम से पहले ही ट्रंप ने जीत का ऐलान कर दिया है। सीज फायर किन शर्तों पर होगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा? क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को स्वीकार करेगा? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने के लिए 15 शर्तें रखी, जबकि ईरान ने भी युद्ध को रोकने के लिए 6 प्रस्ताव रखा। हालांकि ईरान अमेरिका या फिर किसी भी मिडिल ईस्ट देश से बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। अमेरिका की 15 शर्तें क्या है, देखिए। पहली शर्त यह है कि यह युद्ध विराम 1 महीने के लिए होगा। दूसरी शर्त, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा। तीसरी शर्त, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोकना होगा। चौथी शर्त, सभी न्यूक्लियर सामग्री IAEA को सौंपनी होगी। पांचवी शर्त, नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को खत्म करना होगा। छठी शर्त, होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना होगा। सातवीं शर्त, ईरान को मिसाइलों की संख्या और रेंज को बढ़ाने की एक तय सीमा तक छूट मिलेगी। आठवीं शर्त ये है कि ईरान फिर कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। नवीं शर्त में ईरान को अपनी सेना को आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी। 10वीं शर्त, हिजबुल्लाह, हुती और हमास की फंडिंग को रोकना होगा। इसके अलावा भी 5 और शर्तें। अमेरिका की 15 शर्तों में से तो कुछ इतनी कड़ी जिन्हें ईरान शायद ही कभी माने। ईरान ने शर्तों को युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर की शर्त बता दिया, जो उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भी अपनी तरफ से सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने नई डिमांड रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की 6 मांगे हैं। भविष्य में फिर कभी कोई सैन्य हमला न हो, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, यानी मुआवजा मिले, होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल हो, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध न हो, खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी एयरबेस बंद हो, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए। और मिडिल ईस्ट में यह लड़ाई तभी रुकेगी जब अमेरिका ईरान के प्रस्ताव को मानेगा। लेकिन सीज फायर टॉक के बीच मिसाइलों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। ईरान पहले से भी ज्यादा घातक मिसाइलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कर रहा है। इजराइल भी ईरान पर दनादन मिसाइलें दाग रहा है, और इजराइल ने इस बार ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। दावा है कि इजराइल की ये मिसाइल परमाणु रिएक्टर से कुछ मीटर दूर गिरी। सीज फायर वार्ता के बीच ईरान और इजराइल की मिसाइलें भी एक दूसरे से बात कर रही। अमेरिका युद्ध विराम की मंशा पाले हुए है, लेकिन इजराइल और सऊदी युद्ध विराम नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर सिर झुका दिया है, लेकिन ये सिर ईरान के आगे नहीं, बल्कि ईरान को हराने के लिए ब्रिटेन के आगे झुकाया है। ट्रंप ईरान से जीतने की माला जप रहे हैं, लेकिन इसके लिए अपनी लाठी ब्रिटेन को बना रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ट्रंप जीते नहीं, हार गए हैं, और अब हॉर्मुज में घुसने के लिए ब्रिटेन के सहारे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अमेरिका के बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों को जंग में ढेर कर दिया।
उन्हें युद्ध का मैदान छोड़ बैक टू पवेलियन पहुंचा दिया है। फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जीत गए। असल में वो जीते नहीं, हार गए। तभी तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब ब्रिटेन का सहारा लेने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि हॉर्मुज को लेकर ख्याली पुलावों में ही उलझे हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है। उसी की इजाजत से वहां से दूसरे देशों के जहाज गुजर रहे हैं। वो जिसे चाहता है उसे मंजूरी देता है, जिसे नहीं चाहता वो समंदर के बीचों बीच फंसा रह जाता है। लेकिन ट्रंप है कि जीत का झूठा ताज अपने सिर पर जबरन सजाने में जुटे। हम जीत गए हैं, ये वॉर जीत लिया गया है, ईरान में युद्ध जीत लिया गया है। सवाल उठता है कि ट्रंप की ये कैसी जीत है जिसमें ईरान उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। सवाल है कि ट्रंप की ये कैसी जीत है कि उनकी तमाम चेतावनियों और धमकियों के बावजूद ईरान बिना मंजूरी के जहाजों को वहां से नहीं गुजरने दे रहा है। ट्रंप की किसी भी बात का असर ईरानी नेतृत्व और सेना पर नहीं पड़ा। तभी ट्रंप अब दूसरे देशों का हाथ पकड़कर हॉर्मुज में घुसने की कोशिश में है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच जैसे गाजा को लेकर पीस प्लान बनाया गया था, उसी फॉर्मूले पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन हॉर्मुज गठबंधन का नेतृत्व करेगा। सवाल इसलिए ट्रंप पर उठने लगे कि आखिर ब्रिटेन के पास ऐसी क्या खूबी है जो अमेरिका के पास नहीं है। यानी ईरान ने एक तरह से ट्रंप को युद्ध भूमि में अपने सामने घुटनों पर लाकर रख दिया है। ऐसे में ब्रिटेन 29 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए काम कर रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए प्रयास करने पर सहमत है। इसका मकसद हॉर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुक्त कराना है और इसे तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए फिर से खोलना है। इसके लिए ब्रिटेन या तो रॉयल नेवी का माइन स्वीपर जहाज भेजने या नागरिक जहाज किराए पर लेने पर विचार कर रहा है, जो उस क्षेत्र में माइन स्वीपिंग ड्रोन लॉन्च कर सके। क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी इस रास्ते पर दर्जन से ज्यादा ईरानी माइंस बिछी हैं, जिनसे वहां से गुजरने वाले जहाजों को खतरा है। फिलहाल ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज का रास्ता बंद है। इससे दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इस पर ट्रंप की बौखलाहट साफ झलकने लगी। असलियत यही है कि वो हॉर्मुज में अकेले अपाहिज हो गए हैं और अब इसे पार करने के लिए दूसरों का हाथ थामकर चलना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंग के 26वें दिन ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसे इजराइल भी रोक नहीं पाया। इजराइल का आयरन डोम भी उसे पकड़ नहीं पाया और ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को आसानी से हिट कर गई। ईरान ने ऐसी कौन सी मिसाइल दाग दी जिसके सामने दुनिया के सबसे हाईटेक रडार और इंटरसेप्टर के भी पसीने छूट गए? आप खुद देखिए। ईरान की यह मिसाइल जिसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया, जिसने युद्ध के 26वें दिन इजराइल को दहला दिया, जिसे देखकर इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें भी कांप उठी। ये ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके शोर सुनकर, रफ्तार देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा ये कितनी घातक और खतरनाक है। अभी तक ईरान अपने इस विध्वंसक हथियार को अंडरग्राउंड टनल में छिपा कर रखा था, लेकिन इजराइल से इंतकाम लेने के लिए ईरान को अपने जखीरे से फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को बाहर निकालना ही पड़ा। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। यह लॉन्च के 1 मिनट के अंदर ही टारगेट को हिट कर देती है। इसकी रफ्तार 15,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सॉलिड फ्यूल से चलती है, जिसके कारण इसे कुछ ही मिनटों में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में ये माहिर है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के लिए काल है। इसे ईरान की IRGC ने डेवलप किया है और ये 2023 से ईरानी सेना में शामिल है। एक तरफ ईरान इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल AGM-158 का शिकार कर रहा है। ईरान ने तेहरान के आसमान में अमेरिकी क्रूज मिसाइल AGM-158 को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मार गिराने का दावा किया है, जो बता रहा है कि आसमान का असली बादशाह तो ईरानी है।
लेकिन इसके बाद भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा। ईरान ने अमेरिका के सबसे हाईटेक AGM-158 क्रूज मिसाइल मारकर बता दिया कि मिडिल ईस्ट का बाहुबली वही है। अमेरिका AGM-158 क्रूज मिसाइलों B-1B बॉम्बर, B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट, B-2 बॉम्बर तक में दुश्मनों के लिए हमले का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता 300 से 1600 किलोमीटर। यह GPS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इंफ्रारेड से लैस है। भारी पेनिट्रेट वॉरहेड इसे घातक बना देती है। इसे F-15E, F-16, F-18 और F-35 जैसे कई अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी है। खुद सुपर पावर कहने वाला अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने पानी भरता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इस महायुद्ध ने दुनिया भर में तेल और गैस की क्राइसिस खड़ी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस क्राइसिस की आड़ में अफवाहबाजों की गैंग देश का माहौल खराब करने में जुट गई है। सावधान रहिएगा। सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे देश के कई हिस्सों में लोग पैनिक बाइंग करने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग कुकर, बाल्टी, पानी की टंकी और दूध के बड़े बड़े डिब्बे लेकर पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं डीजल भरवाने के लिए। पेट्रोल पंपों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच देश के कई राज्यों में एक अफवाह फैली कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने वाला है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते लोग सारा काम धाम छोड़ पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। कोई कुकर में पेट्रोल ले रहा है, कोई बाल्टी ही भरवा ले रहा है, किसी ने स्टील का ड्रम और प्लास्टिक का कैन पेट्रोल से फुल करवा लिया है, कोई पानी की प्लास्टिक वाली टंकी में ही तेल भरवा रहा है, तो कोई सिर पर नीला ड्रम लेकर पंप पर जा पहुंचा है, कोई दूध के कैन में पेट्रोल भरवा रहा है, तो कोई ट्रॉली पर 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन ड्रम में तेल फुल करवाने में जुटा है, तो कहीं पेट्रोल पहले भरवाने को लेकर लाश भूसे चल रहे हैं। ऐसी तस्वीर 1-2 नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से सामने आई। हैदराबाद, सूरत, मंदसौर, अयोध्या, ऐसे ही अनगिनत शहरों में लोगों की भीड़ पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगी नजर आई। सिर्फ एक अफवाह कि देश में युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है। सरकार कह रही है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, भरपूर स्टॉक है, लेकिन सरकार के भरोसे पर अफवाह का वजन भारी पड़ता दिखा। मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। सरकार के इस भरोसे के बावजूद लोग पेट्रोल डीजल की किल्लत वाली अफवाह के झांसे में क्यों आए? जी मीडिया ने इसकी भी पड़ताल की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में डीजल पेट्रोल की किल्लत वाली अफवाह के बाद लोगों का रेला पंपों पर उमड़ पड़ा। कुछ पेट्रोल पंपों पर नो डीजल पेट्रोल के बोर्ड भी टंग गए, जिसने अफवाहों को और बल दिया। जी मीडिया ने जब पड़ताल की तो पता चला कि इन हालातों के लिए मार्केटिंग कंपनियों की एक नई पॉलिसी बड़ी वजह बनी है। पहले पंप वालों को क्रेडिट पर तेल मिल जाता था, अब एडवांस जमा कराने के बाद ही तेल की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में जो पंप मालिक एडवांस नहीं दे रहे हैं, उन्हें तेल की सप्लाई नहीं की जा रही है। इसीलिए कुछ पेट्रोल पंपों पर नो डीजल नो पेट्रोल के बोर्ड लगे, क्योंकि इनके मालिकों ने पहले एडवांस जमा नहीं किया और इस बात को अफवाहबाजों ने दूसरे तरीके से सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे किया, जिसके चलते हालात बिगड़े। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं है, तो किसी भी तरह का पैनिक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई इंश्योर की जा रही है, किसी भी तरह अफवाह में ना आए। सरकार बार बार कह रही है कि देश के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है और सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से काम कर रही है। पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर यकीन कर पैनिक बाइंग न करें। जी मीडिया भी सभी देशवासियों से अपील कर रहा है कि अफवाहों के झांसे में आकर माहौल खराब न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट वॉर से भी बड़ा खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। जानते हैं क्या?
यह खतरा है पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत का। यह खतरा महंगाई का है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। कहीं खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं तो कहीं पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। भारत में भले ही अभी तक राशनिंग नहीं हुई है और सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में न सिर्फ राशनिंग की जा रही है बल्कि पेट्रोल, डीजल, गैस को बचाने के लिए कोरोना काल वाले उपाय तक किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में राशन खत्म, पेरिस में तेल संकट, ऑस्ट्रिया में पेट्रोल डीजल की कमी, एशिया में पेट्रोल पंप पर भीड़। एक तरफ मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में बम बारूद और मिसाइलें चल रही हैं, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में युद्ध के चलते हालात दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रहे हैं। इस महायुद्ध ने दुनिया भर में लोगों को नई मुसीबत में डाल दिया है। यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के सुपरमार्केट की तस्वीर है। सुपरमार्केट में रखा सामान खाली हो चुका है। दावा है कि युद्ध की दहशत में आकर लोग सामान खरीद कर ले गए। पेट्रोल डीजल की कमी के चलते ऑस्ट्रेलिया में जरूरी सामानों की सप्लाई मुश्किल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के कई पेट्रोल पंपों पर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग चुका है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पूरे ऑस्ट्रेलिया में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग डरे हुए हैं कि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते कहीं डीजल पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे। ये तस्वीर ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश स्लोवेनिया की है। तेल संकट के चलते पेट्रोल पंप पर लोगों को लाइन में लग अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। स्लोवेनिया की सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर बंदिश लगा दी है। यहाँ एक प्राइवेट गाड़ी को एक दिन में सिर्फ 50 लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा और उद्योगों को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के चलते कई देशों का मालवाहक समुद्री जहाज समंदर में ही फंसा हुआ है। किसी जहाज पर कच्चा तेल लदा है, किसी जहाज पर LPG, LNG, किसी को यूरोपीय देश में जाना है तो किसी जहाज को एशिया की तरफ आना है। तेल और गैस सप्लाई करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक शेल के CEO ने पूरे यूरोप में बड़े खतरे का संकेत दिया है। CEO वाइल सावन ने कहा है कि अप्रैल में यूरोप में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत शुरू हो जाएगी। फ्रांस में अभी पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रांस के लोग भी डरे हुए हैं कि अगर युद्ध जारी रहा तो उनकी कमाई पर बड़ा संकट आ जाएगा। इस युद्ध में अभी तक ईरान के ऑयल फील्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ तेल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। होर्मुज में ईरानी बैरिकेडिंग का ही असर है कि कई देशों को अपने देश में पेट्रोल डीजल को बचाने के इंतजाम करने पड़े हैं। श्रीलंका में स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी सरकारी दफ्तरों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्राइवेट गाड़ियों के लिए हर हफ्ते 15 लीटर पेट्रोल की सीमा तय कर दी गई है। मिस्र में मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का ऑर्डर है। वहाँ सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद करने का ऑर्डर है। पेट्रोल पंप पर लगी ये भीड़ बांग्लादेश की है। वहाँ भी पेट्रोल डीजल की कमी का असर दिखना शुरू हो चुका है। वहाँ कई पेट्रोल पंपों के पास ईंधन की सप्लाई बाधित है और जिनके पास पेट्रोल डीजल है वहाँ लंबी लाइनें लगी हैं। बांग्लादेश ने तेल गैस बचाने के लिए कई जतन शुरू कर दिए हैं। वहाँ शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई हैं। रोजाना 5 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। प्रमुख तेल डिपो पर सेना तैनात कर दी गई है। इस वॉर के चलते जो ईंधन संकट की कमी आई है उसने फिलीपींस को भी परेशान कर दिया है। फिलीपींस में तो इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई है। फिलीपींस में 400 पेट्रोल पंप अस्थायी तौर पर बंद हैं। तेल की कमी के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जिन इलाकों में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, दुनिया को ऊर्जा देने वाली गैस है, वहाँ आग के शोले धधक रहे हैं। जिन रास्तों से जहाजों को गुजरना है उसके आसपास धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अगर मिडिल ईस्ट वॉर आगे और भयानक रूप लेती है तो फिर दुनिया के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ऐसे ही बोर्ड लटके हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जितना ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध खिंच रहा है, हर रोज ट्रंप की उतनी ही बौखलाहट एक्सपोज होती जा रही है। अब ट्रंप ने नया दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने उसे सीक्रेट गिफ्ट भेजा है। ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि वो गिफ्ट आखिर है क्या। ऐसे में ईरान 2 कदम आगे बढ़ा और बता दिया कि उसने ट्रंप को 100 धमाकेदार गिफ्ट भेजे हैं। ये धमाकेदार गिफ्ट हैं 100 मिसाइल्स जो अमेरिका के सबसे विशाल जंगी जहाज पर ईरान ने दागी हैं। आज तो ईरान ने उसका वीडियो तक जारी कर दिया। क्या महायुद्ध में हर मोर्चे पर मिली शिकस्त से ट्रंप बौखला गए हैं? ईरान से जीतने का सपना देख रहे ट्रंप कुछ भी बोलने लगे हैं। क्या ट्रंप युद्ध के 26वें दिन ईरान से जीतने का ख्याली पुलाव बना रहे हैं? ट्रंप कभी कहते हैं वो जीत गए हैं। ट्रंप कभी कहते हैं उन्हें ईरान ने खास तोहफा भेजा है। ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान से जंग का फैसला उनका नहीं था। ट्रंप कभी कहते हैं कि हमने ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, तो कभी कहते हैं कि ईरान ही खत्म हो गया है।
ट्रंप के अलग अलग समय पर दिए गए ये बयान यही बयां करते हैं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखकर वो बौखला गए हैं। उन्होंने अपनी सपनों की एक अलग दुनिया बसा ली है। युद्ध के बीच ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने उन्हें ऐसा बेशकीमती तोहफा भेजा है जिसे पाकर वो धन्य हो गए हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान से तो प्रतिक्रिया बाद में आती, अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो गया। ट्रंप के ऐसे दावों पर अमेरिकी न्यूज एंकर झुंझुलाहट में माथा पीटने लगे, अपने हाथों में अखबार तक नोच कर मरोड़ने लगे। सवाल उठाने लगे कि अगर जंग जीत गए तो युद्ध में देश को इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, क्यों हॉर्मुज के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है, आखिर क्यों ईरान से मध्यस्थता की नौबत आकर खड़ी हो गई है। ईरानी सेना तो सीधे तौर पर इसे बड़बोले ट्रंप का ख्याली पुलाव करार दे रही है। ईरानी सेना हमले रोकने के मूड में नजर नहीं आ रही, जिससे ये जंग पहले से ज्यादा खतरनाक मोड पर पहुंच गई है। ईरानी नौसेना ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने हिंद महासागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अपनी घातक कादिर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। अल्लाह अकबर! इस बात को ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि इससे उनके युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इधर ईरान का कहना है कि उसकी सेना ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर इस विशाल अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया, जिससे उसे अपनी जगह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप के बयान युद्ध में हो रहे नुकसान से उनकी झुंझलाहट और बौखलाहट को जरूर सामने ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अमेरिका इधर ईरान युद्ध में बिजी है, उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ा खेला कर दिया है। किम जोंग ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे अमेरिका तो कतई नहीं चाहता था। किम जोंग ने परमाणु बम बनाने का दावा कर दिया है। जी हाँ, किम के परमाणु बम के निशाने पर कौन से देश हो सकते हैं, आपको जानना चाहिए। ट्रंप ईरान पर इसलिए मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं ताकि परमाणु बम न बना सके, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह ने ट्रंप को ही धमका दिया। पहली बार किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उन्होंने परमाणु बम बना लिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार कबूल किया कि उनके पास एटम बम है। अब परमाणु बम का बटन किम जोंग के हाथ में है। किम जब चाहे परमाणु बम का बटन दबा किसी भी दुश्मन देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। परमाणु बम बनाने को लेकर अमेरिका के साथ किम जोंग का टकराव पुराना, लेकिन अभी तक न तो नॉर्थ कोरिया और न ही IAEA ने इसका दावा किया था। लेकिन अब किम ने खुद दुनिया को बता दिया कि उत्तर कोरिया अब एटॉमिक देश है। 24 मार्च को एक कार्यक्रम में किम जोंग उन ने इसका ऐलान किया। किम ने कहा कि 2019 में ट्रंप के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सही कदम था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले से साबित होता है कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था।